पिछले भाग में आपने पढ़ा कि मानसी की शादी उसके नाना नानी संजीव के बेटे रोहन से करना चाहते हैं, लेकिन मानसी इस शादी से बचने के लिए अपनी नानी से झूठ बोल देती है कि वो किसी और से प्यार करती है। फिर यश से वो शादी का झूठा नाटक करने के लिए बोलती है, लेकिन यश साफ इनकार कर देता है। अब आगे। मानसी, यार मुझे तो वो यश गाय की तरह सीधा लगा था, लेकिन वो तो सांड से भी ज़्यादा सींग मारता है। समीरा, वही तो मानसी, आजकल कोई सीधा नहीं है, मौका आने पर ही किसी की असलियत सामने आती है। मानसी, फिर अब क्या किया जाए समीरा? समीरा, करना क्या है, तलाश जारी रख, वो नहीं तो और सही, अपने शहर में लड़कों की कमी तो नहीं है। मानसी, यार लेकिन अब बात और बिगड़ने वाली है। समीरा, क्यों, क्या हुआ? मानसी, अरे यार आज रोहन आया था घर पर, नाना जी और नानी जी से खूब घुल मिल गया है। आदत तो जानती है तू उसकी, डर ये है कि कहीं नाना जी फिर से संजीव की बात को लेकर सीरियस ना हो जाएं। समीरा, मानसी बात तो तेरी सही है, लेकिन यार जब रोहन इतना ही अच्छा है तो फिर उससे ही क्यों नहीं कर लेती शादी? आखिर हर्ज ही क्या है? मानसी, बस क्या बताऊं, उसके बाप से मुझे हद दर्जे की नफरत है, और मैं जानती हूं कि रोहन अपने बाप की ही बात सही मानता है। दोस्ती अलग चीज़ है और शादी अलग चीज़ है। बस तो डियर, फिर तू कोई दूसरा यश ढूंढ ले, इसी तरह तेरी नैया पार होगी। समीरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उधर पवन जी अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहे थे कि नीलम जी ने उनसे कहा, कितना प्यारा बच्चा है ना रोहन। वो तो है, लेकिन तुम्हारी लाडली को ये बात कौन समझाए? नाना जी ने व्यंग्य से कहा। वही तो बात है, जवान बच्चों के साथ ज़बरदस्ती भी तो नहीं कर सकते ना। नीलम जी ने ठंडी सी आवाज़ में कहा। तो फिर करो इंतज़ार कि कब वो तुम्हें उस लड़के के बारे में बताएगी। मुझे तो तुम उससे बात ही नहीं करने देती। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने बताया ना आपको कि मैं मानसी से साफ साफ कह चुकी हूँ कि बिना देखे परखे हम उसकी पसंद के लड़के से उसकी शादी नहीं करेंगे। क्या इतनी आसानी से मान जाएगी वो? मुझे तो नहीं लगता। उसकी ज़िद तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानती हो। पवन जी ने चश्मे के पीछे से अपनी पत्नी को घूरा। नीलम जी को कोई जवाब नहीं सूझा, तो उन्होंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। मन ही मन वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि या तो मानसी मान जाए रोहन से शादी करने के लिए, या फिर वो लड़का वाकई रोहन से ज़्यादा अच्छा हो, जिससे उन लोगों को कोई अफसोस ना हो। उधर संजीव अपने ड्राइंग रूम में बैठकर कुछ पेपर्स देख रहा था। रोहन ने रूम में कदम रखा तो संजीव ने उसकी ओर देखा और कहा, बड़ी जल्दी आ गए बेटा, मानसी मिली या नहीं? और उसके नाना नानी? रोहन, हाँ डैड, मानसी भी मिली और उसके नाना नानी भी मिले। संजीव, मुझे तो लगा था कि तुम मानसी को लेकर कहीं बाहर जाना पसंद करोगे और शायद डिनर के बाद ही लौटोगे। रोहन, नहीं डैड, मानसी भी शायद तभी कॉलेज से आई थी, और फिर उसके नाना नानी को भी तो समय देना था ना। उन लोगों से तो मैं फर्स्ट टाइम मिला था, फिर किसी दिन चला जाऊंगा, अब तो मुझे यहीं रहना है ना। देखो कितना समझदार है मेरा बेटा, आखिर मुझ पर ही गया है ना, संजीव की पत्नी रीटा ने रोहन के पास आकर बैठते हुए कहा। रोहन ने कहा, ओ मॉम, आप लोगों का ये झगड़ा अभी तक सॉल्व नहीं हुआ कि मैं किस पर गया हूँ। संजीव और रीटा दोनों ही विकास की बात पर ठहाका लगाकर हंस पड़े। संजीव, अच्छा रोहन, तुम ऑफिस कब तक ज्वाइन करोगे? मेरा सारा स्टाफ तुमसे मिलने के लिए बेकरार है। डैड, ऑफिस तो मैं अभी ज्वाइन नहीं करूँगा, लेकिन आप चाहें तो आपके स्टाफ से मिलने के लिए कल आ सकता हूँ। कुछ टाइम में इंजॉय करना चाहता हूँ और घूमना फिरना चाहता हूँ। ये सब काम तो पूरी ज़िंदगी करने हैं। क्यों मॉम, ठीक कहा ना मैंने? रोहन ने आखिर का वाक्य अपनी मॉम की ओर देखकर कहा। रीटा तो वैसे ही बलिहारी हो जाने वाली नज़रों से अपने बेटे को देख रही थी। उसकी बात सुनकर तो वो गदगद हो गई। बिल्कुल ठीक कहा तूने रोहन, इसी बहाने मानसी के साथ घूमने का मौका भी निकाल लेना। काफ़ी समय बाद मिले हो दोनों, एक दूसरे को समझना भी ज़रूरी है। रीटा और संजीव एक दूसरे को देखकर रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा रहे थे। ओके मॉम, अब मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, बाय।
कहकर रोहन उठकर वहां से चला गया। अब रीटा संजीव के पास जाकर बैठ गई और बोली, पवन जी ने कुछ बात की क्या आपसे इन दोनों के बारे में? संजीव, अभी तक तो कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, लेकिन मैं भी जब तब उन्हें समझाता रहता हूँ कि हमारा बेटा मानसी के लिए बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन मानसी के मन में क्या है ये जानना भी तो ज़रूरी है ना। वो लोग खुद ही बात करेंगे उससे। आखिर हमारे बेटे में कमी ही क्या है? तुम देखना रोहन से मिलने के बाद वो खुद ही बात आगे बढ़ाना चाहेंगे। रीटा, फिर भी ध्यान रखना, आजकल के बच्चे अपने बारे में खुद निर्णय लेना पसंद करते हैं। मानसी तो वैसे भी बहुत अलग स्वभाव की लड़की है। कभी आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें और बात बिगड़ जाए। रीटा ने चिंतित स्वर में कहा, अरे तुम चिंता मत करो, अब रोहन आ गया है, वो खुद हैंडल करेगा मानसी को। इसलिए ही तो आते ही उसे वहाँ भेजा था। संजीव ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा। रात के 11 बजे थे। मानसी अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। तभी बेड की साइड टेबल पर रखा हुआ उसका फ़ोन बज उठा। मानसी उसी तरह गहरी नींद सोती रही और कॉल कट गई। तुरंत ही एक बार फ़ोन फिर से बजने लगा। इस बार मानसी ने कुनकुनाकर हाथ बढ़ाया और फ़ोन उठाने की कोशिश की। फ़ोन कान से लगाकर मानसी ने उन्नींदी से जवाब दिया, हेलो, कौन? मैम साहब, मैं मोहन। क्या आफत है, इतनी रात में क्यों फ़ोन किया? मानसी ने अनमने स्वर में कहा। वो मैम साहब, वो ओम प्रकाश के लड़के का अभी अभी फ़ोन आया मेरे पास। क्या? यश का फ़ोन? मगर क्यों? मानसी झटके से उठकर बैठ गई। नींद उसकी आंखों से उड़ गई। मोहन, ये तो पता नहीं मैम साहब, वो आपका नंबर मांग रहा था। परेशान सा लग रहा था और कह रहा था कि उसे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मानसी, तो फिर? मोहन जी, बिना आपसे पूछे तो मैं आपका नंबर नहीं दे सकता ना किसी को। हम, अच्छा। मानसी ने कुछ देर सोचा। ठीक है, दे दो नंबर उसे। क्या उसने अपनी परेशानी तुम्हें बताई? मोहन, नहीं मैम साहब, बस वो आपसे बात करने की रट लगाए हुए था। आप कह रही हैं तो मैं आपका नंबर उसे दे देता हूँ। कहकर मोहन ने फ़ोन काट दिया। मानसी की नींद उड़ चुकी थी। आखिर क्या बात करना चाहता होगा? उसकी उस दिन की अकड़ याद आ गई मानसी को। अभी तो हफ्ता भर ही हुआ है उस बात को। गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन एक बार पता तो चले कि बात क्या है। मानसी ये सब सोच ही रही थी कि मोबाइल एक बार फिर से बज उठा। शायद मोहन ही होगा, लेकिन नहीं, ये तो कोई अनजान नंबर है। मानसी ने फ़ोन कान से लगाया। कौन? जी मैं। यह इतनी रात को फ़ोन करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मानसी ने दांत पीसते हुए कहा, मैडम, मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। यश ने जैसे मानसी की बात सुनी ही नहीं। वो काफ़ी परेशान लग रहा था। उसकी आवाज़ थरथराई हुई सी थी। मतलब? इस बात को कहने के लिए तुमने मुझे रात के 12 बजे फ़ोन किया है? आर यू क्रेज़ी? मानसी ने फिर एक बार उसे लताड़ा। मैडम, मेरे पापा को हार्ट अटैक आया है। मैं उनके साथ हॉस्पिटल में ही हूँ। मैडम, मुझे तुरंत रुपयों की ज़रूरत है। डॉक्टर ने उनके हार्ट अटैक का ऑपरेशन बोला है। वो बहुत खतरे में है। यश की आवाज़ भर्राने लगी थी। ओह, तो इसलिए गिड़गिड़ा रहे हो? अब पता चला कि ज़मीर से ज़्यादा रुपया ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। मानसी ने जले पर नमक छिड़कने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप जो कह रही हैं सब ठीक कह रही हैं। मेरी गलती थी जो मैंने आपकी बात नहीं मानी। अब प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। यश ने मानसी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, ठीक है। कौन से हॉस्पिटल में हो तुम और किस डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है? मानसी ने बड़ी अकड़ के साथ पूछा। जी, संजीवनी हॉस्पिटल में डॉक्टर राहुल जोशी का ट्रीटमेंट है, यश ने जल्दी से बताया। ओके, तुम ऐसा करो कि उनसे बोल दो कि वो ऑपरेशन की तैयारी करें। मैं सुबह आती हूँ, फिर डॉक्टर से बात करूँगी। वैसे डॉक्टर जोशी बहुत अच्छे ढंग से मुझे जानते हैं, क्योंकि नानी का ट्रीटमेंट भी वहीं करते हैं। यश, मैडम, मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। कोई एहसान नहीं है, ये डील है तुम्हारे और मेरे बीच, समझे? अब फ़ोन रखो। कहकर उसने फ़ोन रख दिया। उसके होंठों पर एक विजयी मुस्कान तैर गई। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। बहुत अकड़ थी, सब हवा हो गई ना। अब देखो कैसे गिड़गिड़ा रहा है मेरे सामने। अब उस संजीव की भी अकल ठिकाने लग जाएगी। उस संजीव के अरमानों पर पानी फिर जाएगा।
जैसे ही उसे पता चलेगा कि मेरी शादी उसके बेटे के साथ नहीं होगी, बड़ा आया मुझे बहू बनाने वाला। मानसी का मन घृणा से भर उठा। अगली सुबह मानसी हॉस्पिटल गई और डॉक्टर जोशी से मिली और यश के पापा के लिए उनसे बात कर ली। फिर मानसी यश से मिलने के लिए उसके पापा के रूम में गई। उस समय यश की मम्मी भी वहीं थी। मानसी ने देखा कि यश की हालत बहुत अस्त व्यस्त थी। कपड़ों पर अनगिनत सलवटें, बढ़ी हुई दाढ़ी, आंखें गवाही दे रही थी कि वो काफ़ी समय से सोया नहीं था। उसकी मम्मी की भी लगभग वही हालत थी। अरे मैडम, आप, क्या आपकी डॉक्टर साहब से बात हो गई? मानसी को देखकर यश खड़ा हो गया। साथ ही उसकी मम्मी भी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हाँ, उनसे बात हो गई है, वो ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, मानसी ने रुखाई से जवाब दिया। यश की आंखों में हल्की सी नमी दिखाई दे रही थी। उसने कुछ भी नहीं कहा, बस एक लंबी गहरी सांस ली और अपनी आंखें कुछ क्षण के लिए बंद कर ली। बेटी, तुम हमारे लिए भगवान बनकर आई हो। तुम्हारा यह एहसान हम जिंदगी भर नहीं चुका सकते, यश की मम्मी ने भीगे हुए स्वर में कहा। मानसी ने एक नज़र उन पर डाली और यश को बाहर आने का इशारा किया और बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। यश की मम्मी उसी तरह खड़ी रह गई। शायद मानसी उस गरीब बेबस औरत से बात करने में अपना अपमान समझ रही थी। ये बात दूसरी थी, वो उस औरत के बेटे से शादी का प्लान बनाए बैठी थी। बेशक वो शादी नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट था। इतनी ही अजीब सी है ये दुनिया, सबकी ज़रूरतें जुदा जुदा हैं। मानसी कमरे के बाहर खड़े यश के पास जाकर खड़ी हो गई। सुनो, तुम्हें याद है ना कि मैंने तुमसे क्या कहा था? मानसी ने यश को घूर कर देखा। जी, मुझे सब याद है, आप जैसा बताएंगी वही होगा। यश ने नज़रें झुका ली। तो फिर पहले तो अपना ये हुलिया दुरुस्त करो। मानसी ने अपनी उंगली से यश के सिर से लेकर पैर तक इशारा किया। जी, लेकिन अभी पापा की तबीयत ख़राब है, बस वो ज़रा ठीक होकर घर। यश के बाकी सब मुंह में ही रह गए। अभी समय लगेगा उन्हें घर पहुंचने में। उनका ध्यान रखने के लिए डॉक्टर हैं और तुम्हारी मम्मी और भाई बहन भी हैं। तुम्हें अब अपने डील पर ही ध्यान देना होगा, क्योंकि अब जल्दी ही मुझे तुम्हें अपने नाना नानी से मिलवाना पड़ सकता है। मानसी ने तमक कर यश की बात बीच में ही काट दी। यश चुप रह गया। ऐसे मुंह मत लटकाओ, तुम्हें अभी बहुत कुछ समझना है। उसके बाद ही तुम मेरे नाना नानी जी को राजी कर पाओगे। अगर उन्होंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। मानसी की आवाज़ में झल्लाहट साफ दिखाई दे रही थी। यश का चेहरा बता रहा था कि वो कितना उलझा हुआ है। अपने पापा को बचाने के लिए ही उसने मानसी की बात मान ली थी, लेकिन इस बात को मन से स्वीकार करने में उसे कुछ समय लगता। ऐसा करो, अभी तुम अपने पापा को देखो, आज इनका ऑपरेशन भी हो जाएगा। मैं तुम्हें कल फ़ोन करूँगी, फिर मैं सारी बात तुम्हें समझाऊँगी। और हाँ, कल तक अपना हुलिया ठीक ज़रूर कर लेना, समझे? मानसी ने धमकी भरे लहजे में आदेश दिया। यश ने अपना सिर हिला दिया और मानसी वहाँ से वापस लौट गई। मानसी ने गाड़ी खड़ी की ही थी कि तभी उसकी नानी ने आवाज़ लगाई। अरे बेटी, कहाँ चली गई थी सुबह सुबह? नानी, वो रिंग रोड पर पार्क है ना, मैं वहाँ गई थी। काफ़ी दिनों से मैं बोर हो रही थी, अपने प्रोजेक्ट वर्क की वजह से बहुत थकान महसूस कर रही थी, इसलिए आज मन किया कि सुबह सुबह थोड़ी सैर की जाए। मानसी ने नानी के गले में अपनी बाहें डाल दी। वास्तव में मानसी आज कुछ रिलैक्स्ड नज़र आ रही थी। ये बात नानी ने भी महसूस की। ये बात अलग है कि मानसी ही जानती थी कि वो आज किस लिए खुश है, कि उसका कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया था। उसे यश के रूप में एक लड़का मिल गया था जो उसकी सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार था। अब उसका ध्यान सेकेंड स्टेप पर था, यानी यह कि यश को नाना नानी से मीटिंग के लिए तैयार करना। यदि ये काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा हो गया तो यश से उसकी शादी हो जाएगी। फिर बाद में देखा जाएगा कि क्या कैसे करना है। शादी के बाद अपने माता पिता की प्रॉपर्टी की आधे हिस्से की मालिक हो ही जाएगी। बाकी आधा हिस्सा वो यश से बाद में अपने नाम करा लेगी। बस, फिर कोई टेंशन नहीं। मानसी ने मुस्कुराकर गहरी सांस ली और फिर अभी समीरा को भी तो सारी बातें बतानी थी। अपने रूम में जाते ही मानसी ने समीरा को फ़ोन मिला दिया। उधर से समीरा की उनींदी सी आवाज़ आई।
यार क्या हो गया जो आधी रात को फ़ोन खटका दिया? माय डियर, सुबह के 6 बज रहे हैं। यार मैं तो सोई ही 3 बजे थी मूवी देखकर। मेरे लिए तो आधी रात ही है। चल बता अब क्या हुआ? मानसी ने कहा। यश मान गया है। थैंक गॉड, अब हमें कोई दूसरा लड़का नहीं ढूंढना पड़ेगा। उधर से समीरा चीखी पड़ी। सच्ची में मान गया वो? कैसे, कब? मानसी भी उसकी बात पर ठहाका लगाकर हंस पड़ी। बताती हूँ कहकर मानसी ने समीरा को सारी बात बता दी। बदले में समीरा ने मानसी को आगे की सारी रूपरेखा बता दी, जिसे मानसी ने अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लिया। मानसी ने यश को मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाया। वो मानसी के घर से काफ़ी दूर था। वो नहीं चाहती थी कि अभी कोई उसे यश के साथ देखे। अभी यश को भी बहुत कुछ बदलना था, जिससे ये दिखाई दे कि वो एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं। इतने करीब कि वे दोनों शादी करना चाहते हैं। मानसी के कहे अनुसार आज वह अच्छे हुलिये में था। उसने काले रंग की हाफ शर्ट और स्काई ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई थी। उसके कपड़े महंगे तो नहीं थे, लेकिन उस पर खूब जच रहे थे। मानसी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुरा दी और बोली, नॉट बैड। मानसी की बात सुनकर वो थोड़ा सा झेंप गया। अब लड़कियों की तरह शर्माते रहोगे या अंदर भी चलोगे? मानसी एक कोने वाली टेबल पर जाकर बैठ गई। यश भी उसके सामने आकर बैठ गया। मानसी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक पैकेट मेज पर रख दिया। ये तुम्हारे लिए है यश। मैडम, ये क्या है? पहली बात तो ये याद रखो कि तुम मुझे मैडम नहीं कहोगे। मेरा एक प्यारा सा नाम है मानसी। दूसरी बात, इसमें तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं। जब भी मैं तुम्हें अपने घर बुलाऊंगी तो इन्हीं कपड़ों को पहन कर आना है। यश, जी ठीक है। मानसी, हम पहली बार कब मिले थे? जी, जब आपने गाड़ी से मुझे टक्कर मारी थी। यश ने पूरी मासूमियत के साथ कहा। मानसी ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। पूछ नहीं रही हूँ तुमसे, तुम्हें बता रही हूँ। पूरी बात तो सुनो मेरी, और ये जी जी कहकर बोलना बंद करो। यश ने जल्दी से गर्दन हिला दी थी। हाँ, तो हम सबसे पहले तब मिले थे जब मेरी गाड़ी की टक्कर किसी और से हुई थी और उसने मुझसे बदले में भारी रकम मांगी थी। उस टाइम तुमने आकर मेरी मदद की थी और उस आदमी को अच्छा सबक सिखाया था। जी, मेरा मतलब ठीक है। ना चाहते हुए भी यश के मुंह से एक बार फिर जी निकल ही गया। उसकी इस बात पर अचानक ही मानसी की हंसी छूट गई। यश ने घबराकर अपने चारों ओर देखा। कई जोड़ी नज़रें उन दोनों को ताक रही थी। यश शर्म से पानी पानी हो गया। ऐसे 16 साल की लड़की की तरह मत शर्माओ। आदत डाल लो इन सब बातों की। हमें एक दूसरे के साथ घूमना फिरना भी पड़ेगा और लोगों की नज़रों का सामना भी करना पड़ेगा। तभी हमारे घर वाले हमारी शादी होने देंगे। नाटक ही सही, पूरी मेहनत से करना होगा। यश ने काफ़ी हद तक खुद को संभाल लिया। अच्छा, तुम्हारे घर का क्या सीन है? तुम्हारे मम्मी पापा तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे ना हमारी शादी में? मानसी ने आशंका जताई। पापा को तो अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अभी उनकी हालत ठीक नहीं है और शायद उन्हें ये बात अच्छी भी नहीं लगेगी कि मैं आपसे ऐसी शादी कर रहा हूँ। उनको सदमा भी लग सकता है। हाँ, मम्मी को ज़रूर पता है कि पापा की जान बचाने के लिए मुझे क्या समझौता करना पड़ा है। यश ने बड़े दुख के साथ कहा। मानसी ने यश का ऐसा चेहरा देखा तो उसे चिंता हुई। यश, तुम बदल तो नहीं जाओगे ना? एक बार फिर से सोच लो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर एक कदम आगे बढ़ा दिया तो लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। मुझे अपना वादा याद है और तुम्हारी शर्त भी। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा मानसी। यश भावनाओं में बहकर बोल पड़ा। मानसी ने आंखें सिकोड़कर यश की ओर देखा और झटके से उसका हाथ पकड़ लिया। दैट्स लाइक माय बॉय। यश मानसी की इस हरकत से हड़बड़ा उठा। जिस तरह से अब बात की है ना तुमने मुझसे, यही टोन होनी चाहिए तुम्हारी। क्या? यश का मुंह खुला का खुला रह गया। अब उसने गौर किया कि भावावेश में उसने ना केवल मानसी का नाम लिया बल्कि उसे तुम कहकर भी संबोधित किया। अब ये मुंह बंद कर लो, कोई मक्खी घुस जाएगी। यार, हम प्यार झूठा कर रहे हैं, शादी झूठी कर रहे हैं, लेकिन दोस्ती तो सच्ची कर सकते हैं ना। इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। हाँ, बस गुस्सा ज़्यादा आता है। पूरी ईमानदारी से बता रही हूँ। मानसी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई।
इस बार यश की हंसी छूट गई मानसी की बात सुनकर, और इस बार दोनों ने अपने चारों तरफ देखा। फिर से कई जोड़ी आंखें उन्हें देख रही थी, लेकिन इस बार दोनों को अजीब नहीं लगा। मानसी काफ़ी देर तक यश को अपने बारे में और घर परिवार के बारे में बताती रही। अब यश भी मानसी के साथ सहज हो गया था। रेस्टोरेंट से निकलकर मानसी ने गाड़ी निकाली और यश को भी साथ ही ले लिया। अब वो दोनों ही मानसिक रूप से तैयार थे दुनिया के सामने खुद को लव बर्ड्स के रूप में प्रस्तुत करने के लिए। यश को ड्रॉप करने के बाद जब मानसी घर पहुंची तो वो बहुत खुश थी। अब उसे यकीन हो चुका था कि यश का चुनाव करके उसने कोई गलती नहीं की थी। वो गरीब ज़रूर था, लेकिन पढ़ा लिखा, समझदार और शरीफ लड़का था। उसने मानसी की परेशानी समझ ली थी और अब पूरे मन से उसके साथ था। कुछ देर बाद ही शांति मानसी के रूम में चाय लेकर आ गई। मैम साहब, नानी जी आपको बाहर बुला रही हैं, शांति ने कहा। मानसी, क्यों बुला रही हैं नानी? मैम साहब, संजीव साहब और उनकी पत्नी आए हुए हैं, शायद इसीलिए बुला रही हैं। मानसी, अच्छा, रोहन भी है क्या साथ में? नहीं तो मैम साहब, वे दोनों ही हैं। अच्छा ठीक है, चाय पी कर आती हूँ। शांति चली गई। मानसी समझ गई कि आज रीटा आंटी भी साथ हैं तो ज़रूर टॉपिक रोहन और मानसी की शादी का ही होगा। अब रीटा आंटी उस पर बेहिसाब प्यार उड़ेल कर दिखाएंगी, और संजीव अंकल वो तो हैं ही एक नंबर के ड्रामेबाज। अकेली मानसी बेचारी क्या का संभाले। मानसी ने मन ही मन गहरी सांस भरते हुए कहा। मानसी अपने रूम से बाहर निकली तो उसे रीटा की आवाज़ आनी शुरू हो गई। आंटी जी, हम उम्र हैं रोहन और मानसी, एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे तो ज़रूर शादी के लिए भी तैयार हो जाएंगे। आखिर बचपन में साथ खेले हैं, अनजान तो है नहीं। मैं तो कहती हूँ। इतने में मानसी ड्राइंग रूम में आ चुकी थी और रीटा की बाकी बात पूरी ना हो सकी। मानसी ने बड़े बेमन से दोनों को नमस्ते की। रीटा, अरे मानसी बेटी, आओ आओ, सच में बहुत मन कर रहा था तुमसे मिलने का। आज तो मैंने तुम्हारे अंकल से बोल ही दिया कि या तो मुझे मानसी से मिलाने ले चलो, नहीं तो मैं अकेली ही चली जाऊंगी। रीटा का स्पीकर चालू हो गया था। मानसी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और नानी के पास जाकर बैठ गई। अरे बेटी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, बेटी कमज़ोर लग रही हो, रीटा ने बनावटी चिंता दिखाते हुए कहा। आंटी, पिछले 2 सालों में मेरा 200 ग्राम वजन भी नहीं घटा, तो फिर मैं आपको कहाँ से कमज़ोर नज़र आ रही हूँ? मानसी ने सीधे तौर पर पूछ लिया। एक बार को तो रीटा की बोलती बंद हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने फिर अपना मुंह खोल दिया। वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम अपने खाने पीने का ध्यान क्यों नहीं रखती। 2 साल में वजन तो बढ़ना चाहिए था ना बेटी। रीटा ने अपनी ठोड़ी पर एक उंगली रखते हुए कहा। अरे आंटी, आप मेरी चिंता मत करो, नानी मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं, आप अपनी चिंता करो। आपका वजन तो 10 साल से उतना ही है। मानसी ने रीटा के दुबले पतले शरीर की तरफ इशारा किया। रीटा अंदर ही अंदर जल फूंक गई। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, संजीव बीच में ही बोल पड़ा। देखा कितनी हाजिर जवाब है हमारी मानसी। इस बार मानसी ने संजीव को लगे हाथों लिया। अंकल, आप ही कुछ ध्यान रख लिया करो आंटी का। लगता है कि आप भी बस अपना ही ध्यान रखते हैं, तभी इतना फल फूल रहे हैं। मानसी ने संजीव के निकले हुए पेट की तरफ इशारा किया और हंस पड़ी। मानसी, ये कैसी बात कर रही हो तुम अपने अंकल आंटी से? मानसी के नाना जी ने डांटते हुए कहा। अरे नहीं अंकल, मानसी तो बचपन से ही हमसे मजाक कर लेती है, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है ना मानसी? संजीव ने अपनी पूरी बत्तीसी दिखा दी। मानसी ने एक बार नानी की तरफ देखा और तुरंत उठकर वहां से चली गई। संजीव और रीटा देखते ही रह गए। पवन जी और नीलम जी अपने कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। देखा नीलम, मानसी दिन पर दिन कितनी बदतमीज होती जा रही है। घर आए हुए मेहमानों से कोई ऐसे बात करता है क्या? ऐसी बात नहीं है जी, वो रीटा पता नहीं कैसी बातें कर रही थी, बस इसीलिए। ये क्या बात हुई? उसने अपनी उम्र का ख्याल रखना चाहिए और साथ में हमारी इज्जत का भी। उसके साथ साथ हमारी परवरिश पर भी प्रशंसक चिन्ह लग जाएगा। नीलम जी, मैंने बताया था ना आपको कि वो संजीव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। पवन जी, अरे लेकिन रोहन कितना अच्छा लड़का है, तुमने भी तो देखा है उसे, क्या कुछ कमी दिखाई देती है उसमें? मानसी को उससे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा? पवन जी ने झल्ला कर कहा। इस बार नीलम जी चुप रही। पवन जी, चुप क्यों हो?
ये लड़की अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है। अरे रोहन के लिए लड़कों की कमी होगी क्या? कितना एजुकेटेड है, स्मार्ट है, अच्छे घर परिवार का है, और क्या चाहिए? लेकिन मानसी रोहन से शादी नहीं करना चाहती। नीलम जी ने धीमे स्वर में कहा। क्या? लेकिन क्यों? वो तो अच्छे दोस्त है ना। फिर भी पवन जी ने हैरानी से पूछा। यही कहती है मानसी भी कि रोहन उसका अच्छा दोस्त है, लेकिन वो उससे शादी नहीं करना चाहती। ये क्या बात हुई कि दोस्त है तो शादी नहीं कर सकती? अरे मैं तो कहता हूँ कि आगे चलकर वो अच्छे पति पत्नी भी बनेंगे। आप नहीं समझेंगे। नीलम जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। पवन, क्या नहीं समझूंगा? क्या कहना चाहती हो तुम आखिर? यही कि आजकल के बच्चे संबंधों को अपने नज़रिए से देखते हैं। उनके लिए दोस्ती और शादी में फ़र्क होता है। अच्छा, तो तुम्हें मानसी का ये नज़रिया कैसे पता चला? पवन जी ने चश्मे के पीछे से घूरते हुए कहा। मैंने बात की थी उससे, वो किसी और से शादी करना चाहती है। नीलम जी ने हिम्मत जुटाकर बोल ही दिया। क्या? पवन जी जैसे आसमान से गिर पड़े। नीलम जी में अब आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। और ये बात तुम्हें पता थी और तुमने तुमने मुझे बताना भी ठीक नहीं समझा? पवन जी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। नीलम जी किसी अपराधी की तरह खड़ी हुई थी। अरे वो लड़की कब इतनी समझदार हो गई कि अपना भला बुरा सोच ले? अब कुछ तो बोलो। क्या तुम उसकी पसंद पर भरोसा कर सकती हो? क्या हम इसी दिन के लिए उसके साथ हैं कि उसे अपने हाथों से अपना भविष्य बिगाड़ते हुए देखते रहें? आखिर क्या जवाब देंगे हम अपनी बेटी दामाद को भगवान के घर जाकर? पवन जी की आवाज़ में गुस्से के साथ साथ एक लाचारी भी दिखाई दे रही थी। इस बार नीलम जी ने बात को संभालते हुए कहा। ऐसी बात नहीं है। मैंने मानसी को बता दिया है कि बिना लड़के को देखे परखे हम उसकी शादी के लिए हाँ नहीं कहेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं? आज तक वो तुम्हारी ही तो बात मानती आ रही है ना? पवन जी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। लेकिन शादी के लिए ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते उसके साथ। उसे एक मौका तो देना होगा ना। यदि कल को हमारी ज़बरदस्ती से मानसी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई तो भी हम कहाँ मुंह दिखाने लायक रहेंगे मयंक और ऋतु को? नीलम जी ने दुखी होकर कहा। पवन जी पता नहीं किस सोच में पड़ गए। देखो, मुझे पूरी उम्मीद है कि मानसी हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करेगी। एक बार उसे मौका तो दो, फिर जैसे भी आपको ठीक लगे वही करना। हाँ, तुम्हारे लाड़ प्यार की वजह से ही तो वो इतनी निडर हो गई है कि इतने बड़े फैसले भी खुद ही लेने लगी है। पवन जी ने परिस्थिति के अनुसार अपने हथियार डाल दिए। आप परेशान ना हो, मैं मानसी से बात करूंगी। एक बार उस लड़के से मिलकर देखेंगे। यदि ठीक नहीं लगा तो साफ मना कर देंगे शादी के लिए। नीलम जी ने सांत्वना देते हुए कहा। पता नहीं मानसी कब आकर नानी के कमरे के बाहर खड़ी हो गई थी। उसने दोनों की बातचीत का कुछ अंश सुन ही लिया था। यस, मानसी अपनी मुट्ठी भींचकर खुशी से उछल पड़ी और वापस अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। कम से कम आज नानी ने नाना जी को मना तो लिया यश से मिलने के लिए। लेकिन उससे पहले तो नानी मुझसे सारी इंक्वायरी करेंगी। मानसी डार्लिंग, अब तैयार हो जाओ तोप और गोलाबारी का सामना करने के लिए। कोई बात नहीं मानसी, चिल। जब प्यार किया तो डरना क्या? नकली है तो नकली ही सही। तैयारी तो सब असली ही करनी पड़ेंगी। मानसी मन ही मन बड़बड़ा रही थी। अभी मानसी ये सब सोच ही रही थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा कि यश का नंबर था। हाँ यश, बोलो। यश, मानसी, मैंने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था। मेरा सिलेक्शन हो गया है। ज्वाइन करने से पहले मैं तुमसे बात करना चाहता था। मानसी, जॉब? लेकिन जॉब की क्या ज़रूरत है? हमारी डील तुम्हारे लिए जॉब ही है ना? नहीं मानसी, अब मेरे लिए ये डील नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे अपना दोस्त माना है। जब पापा को अटैक आया था तब मैं ज़रूर घबरा गया था और मैंने तुमसे डील की थी। उस समय तुमने मेरी मदद भी की और पापा अब ठीक हैं। बस इतना ही काफ़ी है। मानसी, अरे पर सुनो तो, हमें बार बार मिलना भी होगा। तुम समय निकाल पाओगे मेरे लिए? यश, हाँ, मैंने सब सोच लिया है। मैं इसी शहर में नौकरी करूँगा जिससे हम आपस में मिलजुल सकें। मानसी, देख लो यश, अगर मेरी प्लानिंग में कोई गड़बड़ हुई तो इस बार सच्ची में तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी मैं। ओके, एक बात और, नौकरी मेरे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि तुम्हारे नाना नानी मुझे लालची ना समझें।
तुम अमीर हो, इकलौती बेटी हो, तो कोई भी तुमसे शादी करना चाहेगा। मेरी नौकरी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन मेरा आत्मसम्मान तो बना रहेगा। यश ने अपनी दलील दी। बात में तो दम है तुम्हारी, मुझे लगता तो नहीं था कि तुम इतने समझदार होंगे। मानसी ने चुटकी लेते हुए कहा। परिस्थितियाँ खुद ही समझदार बना देती हैं गरीब को। तुमने तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसके बाद तो मुझे खुद ही देखना है, तो पहले से ही क्यों ना तैयारी करूं। यश ने भी पेनहले पर दहला मार दिया। ठीक है, फिर कर लो जॉब। मानसी ने उसकी बात मान ली। संजीव और रीटा जैसे ही घर पहुंचे, रीटा ने ताने उल्हानों की बौछार कर दी। देखा आपने उस जरा सी लड़की की हिम्मत। अरे बड़ों से बोलने से पहले सोचना तो चाहिए। जो मुंह में आए बोल दो बस। संजीव, तुम भी तो कम नहीं हो। जब उसकी आदत जानती हो तो क्यों उसके मुंह लगती हो। हाँ, मेरी ही तो गलती है। आपको भी कोई और लड़की नहीं मिली हमारे रोहन के लिए। गुस्से से उफनते हुए रीटा ने कहा। वास्तव में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की मालिक अकेली लड़की कहाँ मिलेगी, जिसमें उसके बाप ने ट्रस्ट का मालिक भी मुझे ही बनाया है, और शादी के बाद तो हमारे रोहन का ही हो ही जाएगा सब। संजीव ने मक्कारी से हंसते हुए एक आंख दबा दी। इस बात को सुनकर जैसे रीटा भी निहाल हो गई। सारे गिले खत्म हो गए। अरे मॉम डैड कहाँ चले गए थे आप दोनों? मैं आपका वेट कर रहा था, रोहन ने अंदर आते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस अपनी होने वाली बहू से मिलने चले गए थे। कभी तू भी चला जाया कर, जब देखो अपनी नई कंपनी के काम में घुसा रहता है। रीटा ने संजीव की ओर मुस्कुराकर देखा और रोहन भी हल्के से मुस्कुरा उठा, पता नहीं क्या सोचकर। मानसी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी कि नानी उसके कमरे में आई। मानसी, तुझसे कुछ बात करनी है। जी नानी, कहिए। अंदर ही अंदर मानसी सतर्क हो गई। यहाँ आकर बैठ मेरे पास। मानसी नानी के पास जाकर बैठ गई। नानी कुछ देर तक अपलक मानसी को देखती रही। मानसी, अब तुम समझदार हो गई हो, इतनी समझदार कि अपने फैसले खुद लेने लगी हो। लेकिन क्या तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है कि हम तुम्हारा भला चाहते हैं? ये आप कैसी बातें कर रही हैं नानी? आप दोनों के अलावा और है ही कौन मेरा जो मेरे भले के लिए सोचेगा? मानसी ने कहा। नानी, सोच समझकर बोल रही हो ना? जी नानी, इसमें सोचने वाली बात तो है ही नहीं। मानसी ने बड़े प्यार से नानी को अपनी बाहों में भर लिया। तुमने अभी तक उस लड़के के बारे में नहीं बताया जिसकी वजह से तुम रोहन से शादी नहीं करना चाहती हो। इस बार नानी मुद्दे पर आ गई। मानसी चुप रही, सोच रही थी कि कैसे शुरुआत करूं। नानी, मैंने तुम्हारे नाना जी से बात की थी, बहुत दुखी हैं वो तुम्हारी इस बात से। मानसी, लेकिन नानी, इस बात लेकिन से आगे निकल चुकी है। अब तुम हमें उस लड़के के बारे में बताओ और मिलवाओ। और एक बात सुन लो, हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं। यदि हम उस लड़के से संतुष्ट नहीं हुए, फिर तुम दोबारा उसका जिक्र भी नहीं करोगी। ये मेरा और तुम्हारे नाना जी का आखिरी फैसला है, नानी ने सख्त शब्दों में मानसी से कहा। मानसी नानी की बात सुनकर सकपका गई। आज से पहले उन्होंने कभी इस लहजे में मानसी से बात नहीं की थी। अब तो यश के बारे में बताने का समय आ ही गया था। मानसी ने बड़े ही कम शब्दों में नानी को यश के बारे में बता दिया। कम शब्दों में इसलिए कि पता नहीं मानसी क्या बता दे और यश कुछ और बता दे। नानी ने मानसी की सारी बातें सुनकर कहा, वो लड़का कब आ सकता है हमसे मिलने के लिए? उससे बात करो और हमें बताओ, नानी ने रूखे स्वर में कहा, और बिना मानसी की प्रतिक्रिया जाने उठकर चली गई। मानसी अवाक सी खड़ी अपनी पलकें झपकने लगी। ओ माय गॉड, ये नानी कौन से अवतार में थी आज? मतलब जब नानी इस तरह से बात करने लगी तो नाना जी तो। मानसी, तू तो गई काम से, और वो समीरा की बच्ची मुझे फंसाकर खुद तमाशा देख रही है। सब मेरी ही गलती है, मुझे उसकी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। मानसी मन ही मन घबरा रही थी। उसने यश को फ़ोन मिला दिया। हेलो यश, कहाँ हो? क्या कर रहे हो? मानसी की आवाज़ में बेचैनी साफ झलक रही थी। यश, क्या हुआ? सब ठीक तो है? इतने परेशान क्यों हो? मानसी ने यश को नानी की सारी बातें बता दी। तुम नाना जी और नानी जी से मिल लो, और हाँ, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हें उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया ना, तो बस फिर तो संजीव की लॉटरी लग जाएगी। यश, अरे परेशान मत हो, जो होगा देखा जाएगा।
वो लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। अगर मुझे रिजेक्ट कर भी दिया तो भी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। यश, तुम सच कह रहे हो ना? मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। तुमने नानी के तेवर नहीं देखे और नाना जी तो सीधा फरमान जारी कर देंगे। ओहो, अब इतना भी क्या डरना? ये सब तो पहले सोचना था ना। सब तुम्हारे दिमाग का ही फितूर था ना। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी थी ना तुम्हें। अरे कोई अच्छा सा लड़का देखकर असली शादी भी कर सकती थी तुम। यश ने लगभग डांट लगाते हुए कहा। हाँ, लड़के तो जैसे झाड़ पर उगते हैं, कितनी मुश्किल से मिलते हैं अच्छे लड़के, तुम्हें क्या पता? मानसी ने आवेश में कहा। यश की हंसी छूट गई। अरे तुमने कोशिश ही नहीं की होगी, वरना तुम्हें लड़कों की क्या कमी। अब ज्ञान भगाना बंद करो और संडे को आ जाओ मेरे घर, और भगवान के लिए ज़रा कुछ प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो सब प्लानिंग चौपट हो जाएगी। मानसी ने झुंझलाहट में कहा। मानसी आज सुबह से ही अपने कमरे में चक्कर लगा रही थी। गिनकर 5 बार तो समीरा को फ़ोन कर चुकी थी और यश को तो लगभग 8-10 बार फ़ोन कर चुकी थी। वो बार बार बताती कि उसे क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। यश ने आखिर में तंग आकर उससे कह दिया कि अगर वो इतना परेशान करेगी तो वो आएगा ही नहीं। ये धमकी कामयाब हो गई और अब मानसी केवल अपने हाथ मसल रही थी। आखिर यश मानसी के घर पहुंचा। नौकर ने गेट खोला और उसे ड्राइंग रूम में ले जाकर बैठा दिया। मानसी ने अपने कमरे के पर्दे के पीछे से देखा, लेकिन वो यश के पास नहीं जा सकती थी। नानी ने साफ साफ शब्दों में बता दिया था कि जब तक बुला न जाए मानसी अपने कमरे में ही रहेगी। यश भी यही चाहता था, क्योंकि मानसी के सामने शायद वो ठीक से बात ना कर सके। कुछ ही देर में पवन जी और नीलम जी आ गए। यश ने भड़कर दोनों के पैर छू लिए और तब तक खड़ा रहा जब तक कि उन दोनों ने उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करके फिर बैठने का इशारा ना कर दिया। आज यश ने एक क्रीम कलर की शर्ट और ब्राउन कलर की पैंट पहनी हुई थी, और ये वही कपड़े थे जो मानसी उसके लिए लाई थी। पवन जी ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? जी यश। क्या करते हो? जी एक कंपनी में सुपरवाइज़र हूँ। कितनी तनख्वाह मिलती है? जी अभी तो 25,000 मिलती है। पवन जी ने एक व्यंग्य भरी मुस्कुराहट के साथ नीलम जी की ओर देखा, फिर यश से कहा, इतने रुपए तो मानसी एक बार की शॉपिंग में खर्च कर देती है, क्या जानते हो तुम? जी ज़रूरी करती होगी, लेकिन मेरी कमाई भी वो जानती है। मैंने कभी झूठ नहीं बोला मानसी से। यश ने गंभीर स्वर में कहा। क्या जानते हो कि मानसी के पास कितनी प्रॉपर्टी है? यश, जी नहीं, और मैं ज़रूरत भी नहीं समझता। मुझे उसकी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं चाहिए, और मुझे अपनी मेहनत और काबिलियत पर पूरा भरोसा है। पवन जी, क्या तुम्हारे घर वाले ये सब जानते हैं? यश, जी बेशक, वो आप जैसे लोगों के सामने मामूली से लोग हैं, लेकिन उनके लिए अपने बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। हाँ, क्यों नहीं, जबकि बेटे की खुशी एक अमीर घर की इकलौती लड़की है। पवन जी ने तिरस्कार से कहा, आप गलत समझ रहे हैं। जब मैं ही आपकी प्रॉपर्टी से कोई सरोकार नहीं रखना चाहता, तो मेरे मम्मी पापा को भी इस बात से कोई मतलब नहीं होगा। बात सिर्फ इतनी है कि मानसी और मैं शादी करना चाहते हैं। इसके अलावा मेरी और कोई मंशा नहीं है। यदि आप लोग खुशी खुशी इजाज़त देते हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे। आप मानसी के लिए ठीक ही फैसला लेंगे। अब मुझे चलना चाहिए। यश के शब्दों में मजबूती थी। नीलम जी ने मेज पर रखी चाय की तरफ इशारा ही किया था कि पवन जी ने उनकी तरफ कहर भरी नज़रों से देखा और वो सकपका कर रह गई। यश ने एक बार फिर से उन दोनों के पैर छू लिए और वहाँ से निकल गया। दोस्तों, कहानी होते होते प्यार हो गया को अपना कीमती समय देकर सुनने और पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, क्या मानसी के नाना नानी को अपनी मर्जी मानसी पर थोपनी चाहिए, या फिर मानसी की पसंद यश को भी पहले देख परख लेना चाहिए, फिर इसके बाद कोई फैसला करना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टू बी कंटिन्यूड।